हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्टडी विद पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम अक्षमता एवं विकार पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है आपके यूपी टेट सी टेट में लगातार 2-4 प्रश्न इसमें से आ ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? विकल्प है आपका लिखने से, पढ़ने से, गणना से या बोलने से। तो डिसलेक्सिया जो विकार होता है, इसमें पढ़ने को लेकर के पढ़ने में बच्चों को समस्या होती है। अगला प्रश्न है आपका, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? तो लिखने में जब समस्या होती है बच्चों को तो उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, डिसकैल्कुलिया का संबंध किससे है? ये ऐसे टू द पॉइंट ही पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। डिसकैल्कुलिया का संबंध होता है गणितीय गणना से। जो गणितीय गणना करने में जिन बच्चों को परेशानी होती है तो उनको डिसकैल्कुलिया नाम के का विकार होता है। अगला प्रश्न है आपका, एडीएचडी का मुख्य लक्षण क्या होता है? एडीएचडी क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है एक तरीके से। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, कंसंट्रेशन करने में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के जो मतलब पावर होती है वो नहीं होती है। इसमें क्या होता है, दिमाग को जो है अलग तरीके से काम करता है और जो भी बच्चा होगा या व्यक्ति होगा उसको शांत बैठने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है, कंसंट्रेशन की दिक्कत होती है, तो आपका ध्यान की कमी और अति सक्रियता होती है जो है। इसमें माइंड के जो फंक्शंस होते हैं बहुत तेज एक्टिव होते हैं और बच्चा जो होता है या व्यक्ति जो होता है उसको कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो एक साथ कई बातें सोचता है, उसमें स्थिरता नहीं होती है और एक इमोशंस जो होते हैं उसके उसको उस पर उसका नियंत्रण उतना नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी में सबसे अधिक प्रभावित होता है। विकल्प है सामाजिक संचार एवं व्यवहार या फिर दृष्टि, श्रवण या स्वाद। तो एएसडी में सबसे अधिक सामाजिक संचार एवं व्यवहार प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है दूसरे से बातचीत करने, सीखने, व्यवहार करने के तरीकों से वो प्रभावित करता है। ये क्या, एएसडी जो होता है, इसमें क्या होता है, अ, अगला प्रश्न है आपका, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सबसे अधिक प्रभावित होता है। ये एक तरीके की कंडीशन है। इसमें एएसडी जो होता है एक तरीके की मेंटल कंडीशन मानी जाती है और इसमें क्या होता है, व्यक्ति व्यवहार करने में जो है, बातचीत करने में, किसी चीज को सीखने में उसको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है और इसके लक्षण गंभीर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये हर व्यक्ति में इसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को ये भी हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन के टाइम पे आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, कोई किसी को बोलने में वक्त लगता है, अपने जो है बोलने के लिए जो थॉट होता है उसको प्रोसेस करने में उसके माइंड को टाइम लगता है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। तो जो इस तरीके के लक्षण होते हैं उनको क्या होता है, एएसडी होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। अगला प्रश्न है आपका, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? विकल्प है आपका सुनना, पढ़ना, गणित या फिर शारीरिक समन्वय एवं मोटर कौशल से। तो इसमें आपका ऑप्शन से हो जाएगा शारीरिक समन्वय एवं मोटर कौशल से संबंधित होता है डिस्प्रैक्सिया। अगला प्रश्न है आपका, अफीजिया किससे संबंधित विकार है? विकल्प है भाषा एवं वाणी, दृष्टि, श्रवण या स्मृति। तो अफेक्सिया जो होता है वह आपका भाषा एवं वाणी से संबंधित विकार है, जिसमें बच्चों को भाषा समझने में, बोलने में जो है थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला आपका प्रश्न है, ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि का उपयोग किनके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए या फिर ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि ये स्पर्श कर करके शब्दों को समझने की जो एक तरीके की लिपि है, तो इसमें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है आपका, सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विकल्प है दृष्टिबाधित के लिए, श्रवण बाधित के लिए, एडीएसडी वाले बच्चों के लिए या फिर डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए। तो जो सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का प्रयोग जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जिनको सुनने में अक्षम होते हैं या समस्या होती है, उनके लिए साइन का हाथों की भंगिमाओं से उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। उसके कुछ टर्म्स होते हैं जिनको सीखना पड़ता है, तो जिससे बात उनके तक पहुंचाई जा सके। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे की बुद्धि सामान्यतः कैसी होती है? तो डिसलेक्सिया जिन बच्चों को होता है, उनकी बुद्धि सामान्य या सामान्य से अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, बौद्धिक अक्षमता का प्रमुख संकेतक क्या होता है? मतलब जो ये आईक्यू लेवल जो मापने की का पैरामीटर है, उसमें ये पूछा गया है कि कहाँ से ये माना जाता है कि अक्षमता का संकेतक माना जाएगा। जैसे आप देखते हैं 140 से 70 हाई आईक्यू लेवल का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है, वैसे ही अक्षमता पूछ रहा है। तो जब किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल 70 या उससे कम होता है, तो ऐसे बच्चों को जो है उनको समझने में समस्या होती है, उनको बौद्धिक रूप से अक्षम माना जाता है। और आपको पता है कि आईक्यू को मापने के लिए जो सिद्धांत दिया, जो सूत्र दिया है, वो किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। ये भी एकदम ऐसे पूछ ही लेता है वन लाइनर टाइप में। और इसमें उन्होंने बताया क्या है? उन्होंने बताया मानसिक आयु, किसी भी बच्चे की मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इससे क्या निकल जाता है? आईक्यू लेवल निकालने के लिए ये इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न ने जो है प्रतिपादित किया है इस सूत्र का। अगला प्रश्न है आपका, सेरेब्रल पॉल्सी मुख्यतः प्रभावित करती है। जो सेरेब्रल पॉल्सी होती है मुख्यतः किसे प्रभावित करती है? विकल्प है गति एवं मांसपेशियों के नियंत्रण पर, सुनने पर, देखने पर या स्वाद पर। तो सेरेब्रल पॉल्सी मुख्यतः गति एवं मांसपेशियों के नियंत्रण को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है आपका, एडीएसडी वाले बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम रणनीति क्या होती है? एडीएसडी अभी हमने बताया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है, उसी को एडीएसडी के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है भाई? कंसंट्रेशन की, इमोशंस पे कंट्रोल की जो है कमी होती है व्यक्ति में या बच्चे में। तो इसको जो है पढ़ाने की सर्वोत्तम रणनीति क्या होती है? विकल्प है छोटे छोटे कार्य देना, अधिक गृह कार्य देना, दंड देना या कक्षा से बाहर कर देना। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें छोटे छोटे काम देने चाहिए, उनको छोटे छोटे टारगेट्स देने चाहिए, छोटे छोटे काम देने चाहिए, ताकि उस काम को वो कंप्लीट करके अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सकें और बेहतर सीख सकें। अगला प्रश्न है आपका, एसएलडी का पूर्ण रूप क्या होता है? विकल्प है स्पेशल लेवल डिसेबिलिटी या फिर स्पेशल लैंग्वेज डिसऑर्डर या फिर स्टैंडर्ड लर्निंग डेवलपमेंट या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो एसएलडी होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एसएलडी का प्रकार नहीं है? तो एसएलडी जो भी हमने क्या देखा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो होता है, इसमें अभी हमने देखा ना डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग जो डिसेबिलिटी होता है, इसमें इसके कुल 4 जो है प्रकार बताए जाते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? यहीं पे देखिए आप, कलर चेंज कर देते हैं। 4 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? जिन बच्चों को पढ़ने में या भाषा को समझने में दिक्कत होती है, भाषा से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती है, वो डिसलेक्सिया होता है। इसके अलावा डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया हमने देखा जिनको लिखने में समस्या होती है। फिर डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया जिनको गणितीय जो वर्ड्स होते हैं, गणना करने में जो दिक्कत होती है, हिसाब किताब करने में जिन्हें दिक्कत होती है। अगला क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? जिनको मोटर स्किल जैसे शारीरिक अक्षमता या फिर मस्तिष्क के
जो मतलब आपकी बॉडी की एक्टिविटीज और आपकी जो माइंड की एक्टिविटीज है उनका एक साथ तालमेल ना हो पाना, एक साथ कार्य नहीं कर पाते हैं, जब उसको क्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया कहते हैं। तो डिस्लेक्सिया में क्या था, डिस्लेक्सिया अभी हमने देखा कि यह पढ़ने में समस्या होती है, भाषा से जुड़ी समस्या भी कह सकते हैं, भाषा से जुड़ी समस्या जो होती है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में लिखने से जुड़ी समस्या होती है। डिस्कैलकुलिया, हिसाब किताब और गणना से संबंधित समस्या होती है। और डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया में हमने क्या देखा, जब एक तरीके की शारीरिक अक्षमता है, एक सेकेंड, शारीरिक क्षमता और क्या, मस्तिष्क के मध्य जब तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो क्या होता है, वो डिस्प्रैक्सिया होती है। तो डीएसएल ऐसे भी पूछ सकता है कि एसएलडी के प्रकार कितने होते हैं, तो एसएलडी के 4 प्रकार होते हैं। और आपको हमने देखा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्प्रैक्सिया, तो इसको याद रखिएगा, डिस्प्रैक्सिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है, आर आरपीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में दिव्यांगताओं की संख्या कितनी बताई गई है। विकल्प है आपका 7, 14, 21 या फिर 25। तो ये जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है आपका 2016। सबसे पहले तो यही याद रखिए कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, 2000 एक्ट 2016 है, ये याद रखिए आप। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है जो भी दिव्यांग लोग होते हैं उनको समानता दिलाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको समाज में पूर्ण भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो, इसके लिए, और इन सब चीजों के लिए क्या किया गया, 19 अप्रैल 2017 से इस एक्ट को लागू किया गया, जिसमें कि 21 पहले जो थे 7 श्रेणियां बनाई गई थी डिसेबल लोगों की, और इस बार इसमें आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में 21 श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें कुछ मुख्य आप देखेंगे, एसिड अटैक जो सर्वाइवल होते हैं उनके लिए हो गया, जिनको थैलीसीमिया की प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा जिनको मसल्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया, और इसके थ्रू इनको नौकरियों में कुछ रियायतें दी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है के तहत इनको 6 से 16 साल के बच्चों को, जो आर्टिकल 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा और उच्च शिक्षा में भी इनको आरक्षण का प्रावधान किया गया, किसके तहत, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत। और इसमें दिव्यांगताओं की संख्या 21 कर दी गई है, इसके पहले कितने थी, इसके पहले 7। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों को, या केवल दिव्यांग बच्चों को, या अलग विद्यालय खोलना। तो आपको पता है समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या था, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। अगला प्रश्न है आपका, एडीएचडी में एच का अर्थ क्या होता है। हमने देखा था क्या, हाइपर एक्टिविटी, क्या था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, और फिर क्या बता, डी डिसऑर्डर, ये हो गया। तो क्या, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो एच का उसमें मतलब क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी। अगला प्रश्न है आपका, डिसकैलकुलिया वाले बच्चों को किसमें कठिनाई होती है, हम पहले सॉल्व भी कर चुके हैं, आपको पता है गणना में, हिसाब किताब में उनको समस्या होती है, हिसाब किताब करने में समस्या होती है। अगला प्रश्न है आपका, डिस्ग्राफिया, अगेन हमने अभी देखा है कि डिस्ग्राफिया में क्या, लिखने पढ़ने में या भाषा से लेकर के उनको
समस्या होती है, या उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, लिखावट में भी उनको दिक्कत होती है। ये हो गया। फिर क्या है, ऑटिज्म वाले बच्चों में सामान्यतः क्या पाया जाता है? ऑटिज्म वाले बच्चों में क्या पाया जाता है? विकल्प है दोहराव वाला व्यवहार, अत्यधिक गणना कौशल, सामान्य भाषा विकास, या कोई समस्या नहीं होती है। तो वो बच्चे जिनको ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है उनमें दोहराव वाला व्यवहार पाया जाता है। वो एक ही शब्द को कई बार रिपीट कर सकते हैं, एक ही जैसी एक्टिविटी को बार बार करते हैं, तो वो उनको ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है। अगला प्रश्न है आपका, एडीएचडी वाले बच्चों के लिए कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प है बार बार दंड देना चाहिए, तो दंड तो शिक्षा में बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। सकारात्मक प्रोत्साहन, अनदेखा करना, या कक्षा से बाहर कर देना। तो हमेशा ही उनको पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए, सकारात्मक रूप से उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण कौन सा होता है? जिन बच्चों को सुनने में अगर डिसेबल होते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि उन्हें सांकेतिक भाषा और दृश्य सामग्री के द्वारा उनको समझाया जाए। उनको पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाए, और उसके अलावा उनको चित्र को दिखा करके पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या होता है? जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको कैसे समझाया जा सकता है? ब्रेल के द्वारा और ऑडियो सामग्री के द्वारा उनको समझाया और पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ब्रेल लिपि एक उभरी हुई लिपि होती है जिसको स्पर्श करके शब्दों को समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक एवं संवेदनशील, या भेदभावपूर्ण, या सहयोग या उपेक्षापूर्ण? तो सहयोगात्मक एवं संवेदनशील व्यवहार शिक्षक का होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, ऑटिज्म में सबसे अधिक कठिनाई किस चीज में होती है? विकल्प है आपका ऊंचाई मापने में, स्वाद पहचानने में, सामाजिक संपर्क में, या शारीरिक वृद्धि में। तो जो जिन बच्चों को ऑटिज्म का डिसऑर्डर होता है उन बच्चों में सोशली कनेक्ट करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सामाजिक संपर्क में उन्हें सबसे अधिक कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया शब्द किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है कि इसको हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं कि इसमें रीडिंग डिसऑर्डर होता है। डिसलेक्सिया में रीडिंग डिसऑर्डर होता है, डिसग्राफिया में राइटिंग डिसऑर्डर होता है। अब इस पे कोई वैसे तुरंत चलेंगे। और डिसकैलकुलिया में मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है। ऐसे भी पूछ सकता है ना, तो इसलिए इस पैटर्न में भी आप समझ लीजिए। अब कुछ प्रश्न है आपके कथन कारण में, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, कथन कारण के प्रश्न भी अब आने लगे हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और कंसेप्ट इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। पहला विकल्प है कथन है आपका। फिर डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम क्षमता है जो भाषा के प्रसंस्करण को प्रभावित करती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कथन और कारण में क्या सही है, क्या गलत है। तो आपको पता है कि हम अभी कई बार सॉल्व कर चुके हैं। डिसलेक्सिया में ये पढ़ने में दिक्कत होती है, इसमें रीडिंग डिसऑर्डर होता है, राइटिंग डिसऑर्डर नहीं होता है, पढ़ने में समस्या होती है। तो ये तो आपका गलत हो गया। फिर क्या है, डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम क्षमता है जो भाषा के प्रसंस्करण को प्रभावित करती है, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चे को। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? पहला गलत और दूसरा सही, मतलब ए असत्य है और आर सत्य है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिसग्राफिया से ग्रस्त बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो आपको पता है डिसग्राफिया ये राइटिंग डिसेबिलिटी है, तो इसमें क्या होगी, लिखने में समस्या होगी। पढ़ने में नहीं, तो ये तो आपका गलत है। डिसग्राफिया का संबंध लेखन कौशल से है, तो आपको पता है लिखने से संबंधित है, तो लेखन कौशल से होगा। तो इसमें भी ए असत्य और आर सत्य हो जाएगा। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं। डिसकैलकुलिया से ग्रस्त बच्चे को गणितीय क्रियाएं करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल, उसको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो डिजिट्स को अच्छे से नहीं समझ पाता है। डिजिट समझ भी जाए तो उससे जो है उससे निकल, जैसे जोड़ घटाव में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी।
तो कारण बताया गया है डिसकैलकुलिया का संबंध गणितीय अधिगम से होता है, तो दोनों ही विकल्प आपके सही हैं और व्याख्या भी करते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एडीएचडी वाले बच्चों को लंबे समय तक एकाग्र रहना होता है। जो एडीएचडी डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, एकाग्रता की कमी होती है, ये इमोशंस पे इनमें नियंत्रण नहीं होता है। एडीएचडी में ध्यान की कमी और अति सक्रियता प्रमुख है, बिल्कुल जो है हाई एक्टिविटीज जो है बड़े हाई लेवल पे देखने को मिलती है बच्चों में। तो ये पहला सही गलत और कारण आपका सही हो जाएगा, तो ए असत्य और आर सत्य हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों में सामाजिक अंतरक्रिया में कठिनाई होती है, बिल्कुल सही है। ऑटिज्म सामाजिक संचार एवं व्यवहार को प्रभावित करता है, तो इसमें आपका दोनों ही सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं, एकदम सही। प्रत्येक बच्चे को सीखने की आवश्यकताएं अलग अलग होती है प्रत्येक बच्चे की, बिल्कुल ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दोनों ही आपके ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी करते हैं, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है, एकदम सही। ब्रेल श्रवण आधारित लेखन एवं पठन सामग्री है, तो आपको पता है कि ब्रेल क्या है, उभरी हुई आकृतियों को स्पर्श के माध्यम से समझा जाता है, तो आर आपका गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सांकेतिक भाषा बाधित व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है। सांकेतिक भाषा हाथों के संकेतों द्वारा संचार का माध्यम है, ये तो आपका गलत है, कौन सी बाधित ये लिखा ही नहीं है, दृष्टि बाधित हो सकता है, श्रवण बाधित हो सकता है, तो अगर यहाँ पे श्रवण हो जाएगा तो दोनों ही सही हो जाएंगे। सांकेतिक भाषा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं श्रवण बाधित, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका कथन अब सही हो गया। और सांकेतिक भाषा हाथों के संकेतों द्वारा संचार का माध्यम है, बिल्कुल ये भी आपका सही है, तो दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया वाले सभी बच्चों की बुद्धि कम होती है, तो इसका बुद्धि कम होने से तो कोई लॉजिक कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि डिसलेक्सिया में सिर्फ आपको एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है, पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, भाषा को लेके आपको समस्या होती है, लेकिन ये कोई बुद्धि, इसका आईक्यू लेवल से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये आपका जो है पहला तो आपका गलत हो गया। डिसलेक्सिया एक अधिगम अक्षमता है, बुद्धि की कमी नहीं, बिल्कुल एकदम सही है ये, तो ए असत्य हो जाएगा आपका और आर सत्य हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, एडीएचडी वाले बच्चों को दंड देना सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति है, तो दंड देना किसी भी ना मतलब शिक्षण की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत इसको जो है अप्रिशिएट नहीं किया जाता है कि दंड दिया जाना चाहिए। सकारात्मक प्रोत्साहन और छोटे छोटे अधिक कार्य अधिक प्रभावी होते हैं, तो ये आपका आर तो बिल्कुल ही सही है, तो ए सत्य और आर सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, RPWD एक्ट 2016 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बिल्कुल करता है, और अभी हमने देखा कि यह लागू कब से हुआ था, तो ये लागू हुआ था 19 अप्रैल 2017। तो ये रक्षा करता है, बिल्कुल करता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। और इस अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है, तो अभी हमने देखा था कि RPWD एक्ट 2016 में पहले 7 दिव्यांगताओं को मान्यता थी और इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो अब इस समय 21 कर दिया गया है, 22 नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ए विकल्प आपका सही है और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है आपका, बौद्धिक अक्षमता वाले सभी बच्चे सीख नहीं सकते,
बौद्धिक अक्षमता वाले सभी बच्चे सीख नहीं सकते। कथन है, कारण है उचित शिक्षण और सहयोग से वे भी सीख सकते हैं। तो आर विकल्प आपका सही है और ए आपका गलत हो जाएगा। तो हाँ, ए आपका असत्य और आर सत्य हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी को एक समान शिक्षा देने की बात की जाती है। कथा कारण है, सभी बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिसकैलकुलिया वाले डिसकैलकुलिया केवल गणितीय अधिगम को प्रभावित करती है। बिल्कुल एकदम सही है। इसमें संख्या ज्ञान, गणना एवं गणितीय तर्क में कठिनाई होती है। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑटिज्म वाले सभी बच्चे बोल नहीं सकते। तो आपको पता है कि जो ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है वो सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड होती है। ये तो आपका गलत है। ऑटिज्म में भाषा विकास का स्तर प्रत्येक बच्चे में अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला गलत और ए असत्य और आर सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा को कानूनी आधार प्रदान करने वाले प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं? तो इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपका जो है समावेशी शिक्षा को कानूनी आधार प्रदान करता है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब लागू हुआ था? तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपका 2016 में लागू हुआ था, जिसके बारे में अभी हमने देखा ही कि जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता की चर्चा की गई है, जो कि पहले 7 थी। और इसमें जो है एसिड अटैक जो सर्वाइवल होते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया, और जो मसल से रिलेटेड जिनको इश्यूज होते हैं उनको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, आरटीई अधिनियम के अनुसार निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है? तो आपको देखा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको आरटीई एक्ट के तहत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है उनके लिए। विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं मान्यता से संबंधित अधिनियम कौन सा है? आरटीई एक्ट 2009, आरसीआई एक्ट 1992 या फिर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, जिसमें क्या है विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण और मान्यता की बात की जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आरसीआई एक्ट 1992। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अधिनियम समावेशी शिक्षा में समान अवसर एवं भेदभाव रहित शिक्षण पर बल देता है? तो आरटीई एक्ट 2009। देखो मैंने अंकिता क्या किया, आरटीई एक्ट 2009। पॉज क्या करना है, पढ़ा दी मुझे कट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम समावेशी शिक्षा में समान अवसर एवं भेदभाव रहित शिक्षा पर बल देता है? आरटीई एक्ट 2009, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आरसीआई एक्ट 1992। तो तीनों ही विकल्प आपके सही हैं, जो कि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर और भेदभाव रहित शिक्षण पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा की संवैधानिक भावना मुख्यतः किन अनुच्छेदों में से संबंधित है? आपको पता है आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात करता है। तो आर्टिकल 15 क्या है? किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध की बात करता है। और इसके अलावा आर्टिकल 21A, जिसमें कि आप देखते हैं कि इसमें शिक्षा के अधिकार की बात की जाती है। और जब आपका आ जाता है आर्टिकल 46, तो 46 में समाज के कमजोर वर्गों को, विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हैं, उनको उनके लिए समानता की बात की जाती है। तो ये आपके
14, 15, 21A और 46 जो है आपके समावेशी शिक्षा में की जो है संवैधानिक भावनाओं को अ, व्यक्त करते हैं या फिर समावेशी शिक्षा को में समानता के आधार को तय करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ये रहे आपके 50 प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।